देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। देखो हम लोग का बजट कॉस्टिंग में केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन, फिक्स्ड बजट किसे कहते हैं, और एमसीक्यू ये बाकी है। ठीक है, देखो थ्योरी मैंने देखा और कुछ वैसा थ्योरी बाकी है नहीं, तो सबसे पहले ये फिक्स्ड बजट का जो थ्योरी है वो लिख लेते हैं। देखो, और हाँ, और एक चीज और करवाएंगे, वो है कि कैश बजट का 2 क्वेश्चन लिया है, वो करवा देंगे। ठीक है, फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट का मतलब होता है, ए फिक्स्ड बजट इज ए बजट डिजाइन्ड टू रिमेन अनचेंज्ड irrespective of the level of activity, irrespective of the level of activity। अच्छा, इसका जो डिमेरिट्स है उसमें लिखेंगे डिमांड इज certain and stable, not seasonal business, no impact of external factor on the business, trend of price stabilities। और मेरिट्स में simple and easy to understand and less time consuming। तो देखो क्या लिखा है कि ये फिक्स्ड बजट इज अ बजट डिजाइन टू रिमेन अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द एक्टिविटी। तो फिक्स्ड बजट तो वही है ना, जहां पर लेवल ऑफ एक्टिविटी हम लोग का चेंज नहीं होगा। जितने यूनिट के लिए हम लोगों ने वो बजट डिजाइन किया है वैसा ही रह जाएगा, अनचेंज रह जाएगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम लोगों ने कोई बजट बनाया है 30,000 यूनिट के लिए, तो फिर वो 30,000 यूनिट पे ही टिका हुआ रहेगा। अगर हम लोग मतलब मान लो कि ऐसा एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर मान लो हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था 30,000 यूनिट, और ये प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों ने कैपेसिटी यूटिलाइज किया कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30%। ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30%। तो अब अगर हम लोग कुछ बजटेड सोच रहे हैं, मतलब कुछ प्रोडक्शन का सोच रहे हैं, जैसे अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 70,000 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहते हैं,
ठीक है, मतलब 70,000 नहीं, लिख दिया है तो रहने दो। मान लो अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे 70%, ठीक है, तो 30%, तो इसका मतलब हम लोग का एक्सपेक्टेड क्या होगा कि अगर 30% कैपेसिटी में 30,000 यूनिट होता है तो 70% कैपेसिटी में 70,000 यूनिट होगा। बट अगर ऐसा हो गया तब तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो फिक्स्ड बजट वही बोल रहा है कि एक ऐसा बजट है जो डिजाइन किया गया टू रिमेन अनचेंज्ड, मतलब 30% कैपेसिटी में भी 30,000 ही प्रोडक्शन होगा, और 70% कैपेसिटी यूटिलाइज करोगे तो भी 30,000 ही प्रोडक्शन होगा। ये होता है फिक्स्ड बजट की। कोई भी कैपेसिटी यूटिलाइज कर लो, पहले अगर 30,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ था किसी भी हालत में उतना ही रहेगा, तभी वो फिक्स्ड बजट कहलाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। तो हमारा अगर फिक्स्ड बजट है तो ये सोचना बेकार है कि अगर हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम या ज्यादा कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग का प्रोडक्शन यूनिट बढ़ सकता है या कम हो सकता है, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये सिस्टम होता है। अब मान लो कि एक्चुअली हम लोगों ने इस साल प्रोडक्शन किया, मतलब ये तो प्रीवियस ईयर का डेटा है। ठीक है, अब मान लो एक्चुअली हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, एक्चुअली मान लो प्रोडक्शन किया है 45,000 यूनिट। ठीक है, 45,000 यूनिट। अब देखो क्या होगा कि अगर हम लोग कंपेयर करना चाहे, क्योंकि बजट में तो कंपैरिजन भी होता है ना, तो अगर हम लोग कंपेयर करना चाहे तो देखो, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कि हम लोगों ने सोचा था 45,000 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे और कैपेसिटी यूटिलाइज 45,000 यूनिट प्रोडक्शन किया, हम लोगों ने सोचा था। देखो हम लोग दो तरीके से सोच सकते हैं इस चीज को, कि हम लोग ऐसा सोच सकते हैं सबसे पहले कि 70% कैपेसिटी यूटिलाइज करने वाले हैं तो 70,000 यूनिट प्रोडक्शन होगा। बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि फिक्स्ड बजट है। और उसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करें कि हम लोगों ने 45,000 यूनिट प्रोडक्शन किया, तो हमें लगेगा कि हमारा सिचुएशन एडवर्स है। ठीक है, एडवर्स हो गया। और अगर हम लोग इस तरीके से कंपेयर करें कि हम लोग प्रोडक्शन 30,000 ही होना है किसी भी हालत में, बिकॉज हमारा फिक्स्ड बजट है, बट हम लोगों ने एक्चुअली प्रोडक्शन किया है 45,000 यूनिट का, तो ये दोनों कंपैरिजन से हमें दिखेगा कि सिचुएशन फिर फेवरेबल है, जैसा सोचा था उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी है एक फिक्स्ड बजट का, कि ये प्रेजेंटेशन को भी गलत कर देता है। मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसा सोच ही सकते हैं ना कि 70% में 70,000 होगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं, बिकॉज कि ये फिक्स्ड बजट है। ठीक है, तो इसीलिए अगर इस तरीके के कंपैरिजन में एडवर्स दिखता है, इस तरीके से कंपैरिजन करोगे तो फेवरेबल दिखता है। तो इससे क्या है कि ये इनका जो इसका फिक्स्ड बजट का जो प्रेजेंटेशन है ना, वो भी सही नहीं होता है। ठीक है, अब ये वैसे भी प्रैक्टिकली ये बजट अप्लाई करना मुश्किल है, होना हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो कंडीशन है वो प्रैक्टिकली ऐसा चीज होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, देखो फिक्स्ड बजट कब हो सकता है, अगर हमारा मार्केट में डिमांड सर्टेन और स्टेबल है। मतलब मान लो हम लोग 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, हमारा डिमांड 1 लाख ही रहेगा, ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा, तब जाके फिक्स्ड बजट हमारे लिए बेनिफिट साबित होगा, अदरवाइज तो लॉस है। जैसे मान लो अगर हमारा मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गया, लेकिन हम लोग का फिक्स्ड बजट तो बोल रहा है जिस पे बजट सेट कर दिया वैसा ही रहेगा, तो फिर वो तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा ना। तो ये डिमेरिट्स हो गया। अगर डिमांड, ऐसा कोई प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं मान लो, लेकिन ये तो देखो प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी होता है कि डिमांड सर्टेन और स्टेबल हो, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है ना। वैसे भी कोई बिजनेस थोड़ी ना चाहेगा कि डिमांड सर्टेन और स्टेबल, डिमांड बढ़े यही ना चाहेगा। तो इसीलिए ये डिमेरिट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, अगर कोई सीजनल बिजनेस है तो भी फिक्स्ड बजट नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि सीजनल बिजनेस में क्या होता है, सीजन में ज्यादा डिमांड होगा और जैसे ही सीजन चला जाएगा वैसे ही डिमांड कम होगा। जैसे अभी ठंडे के मौसम में मतलब ठंडे का मतलब वूलन क्लोथ्स वगैरह, स्वेट्स का चीज, ठीक है, ये सारी चीजों का डिमांड होगा। लेकिन जैसे ही ठंडा चला जाएगा ये सारे चीजों का डिमांड तो कम हो जाएगा, बल्कि जीरो में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर फिर इसका मतलब मुझे बजट फिर कैसे बनाना चाहिए, ठंडे के मौसम में अगर ये सारी चीजों का प्रोडक्शन करना है तो फिर हमारा उस तरीके से होगा, मतलब फिर कैपेसिटी लेवल ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि नॉर्मली मार्केट डिमांड बढ़ेगा वुलन क्लोथ्स का, जबकि दूसरे सीजन में इसका डिमांड होगा नहीं। तो उसके लिए तो फिर फ्लेक्सिबल बजट यूज करना चाहिए। तो फिक्स्ड बजट तो यूज करके कोई फायदा नहीं है। तो बात यही हो गया कि फिक्स्ड बजट जो है, अगर कोई सीजनल बिजनेस है उसके लिए बेकार है। ठीक है, अगर नॉट सीजनल बिजनेस है तो ही
ठीक है, तो मतलब फिर भी वो होना मुश्किल ही है कि फिक्स्ड बजट हम लोग अप्लाई करें। ठीक है, फिर बोल रहा है नो इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑन द बिजनेस, मतलब बोल रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करेगा तब जाके फिक्स्ड बजट एप्लीकेबल होगा। मतलब जैसे मेटेरियल का दाम बढ़ रहा है, लेबर का रेट बढ़ रहा है, ये सारे चीज या कम हो रहा है, ये सारे चीज जो है इम्पैक्ट नहीं करने चाहिए बिजनेस को। ठीक है, तो अगर बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं कर रहे तो ही फिक्स्ड बजट हमारे लिए सही रहता है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइस चेंज हो रहा है या फिर लेबर या कुछ और ओवरहेड खर्चा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो बिजनेस में इम्पैक्ट तो आएगा ही। तो फिक्स्ड बजट में क्योंकि सारा चीज फिक्स्ड होता है, तो बोल रहे हैं कि अगर मतलब नहीं इम्पैक्ट आया तो ही फिक्स्ड बजट एप्लीकेबल होगा। मतलब ये मैंने हेडिंग में डिमेरिट्स लिख दिया है, बट बात ये है कि देखो अगर डिमांड सर्टेन और स्टेबल है तो हम लोग का फिक्स्ड बजट एप्लीकेबल हो सकता है, नॉट सीजनल बिजनेस है तो फिक्स्ड बजट एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि सीजनल नहीं होगा तो ही डिमांड सर्टेन स्टेबल हो सकता है, मे बी। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपैक्ट नहीं करेगा तो ही फिक्स्ड बजट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ट्रेंड ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, और प्राइस स्टेबिलिटी मतलब वही हो गया, देखो नो इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे प्राइस का बात आ गया, रॉ मटेरियल, वही चीज बोला है कि प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस स्टेबिलिटी अगर है तो ही हम लोग फिक्स्ड बजट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी रियलिटी में होता है। ठीक है, इसीलिए इसको लिख दिया है डीमेरिट्स, कि ये सब इसका डीमेरिट्स है। और मेरिट्स क्या है, ये आसान है, सारे बजट से इसका कैलकुलेशन और इसका मतलब इसको समझना बहुत ही आसान है, सिंपल है। ठीक है, और ये बनाना भी बहुत ही कम समय में बन जाएगा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्यों, देखो 30,000 ही प्रोडक्शन रहेगा हमारा इस एग्जाम्पल के अगर, तो उसके लिए जो भी खर्चा हुआ है, जो भी हुआ है वही चलता जाएगा, तो फिर ये टाइम कंज्यूमिंग कहाँ से होगा। ठीक है, ये बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड बजट का थ्योरी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करेंगे फिक्स्ड बजट के बाद। ये कैश बजट मैंने दो लिया हुआ है, ये कैश बजट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये ये पीडीएफ जो है हम शेयर कर देंगे, अगर भूल जाए तो मेरे से ले लो। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो होगा, ये वाला, ये जो दो ऐड ऑन किया हुआ है 43 और ये 42 50, अच्छा ये दो लिया है मैंने, 50 नंबर वाला क्वेश्चन कैश बजट बनाएंगे। ठीक है, बोल रहा है प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग 30th जून। तो हमें जो कैश बजट बनाना है वो 3 मंथ्स का बनेगा, जो कि एंड हो रहा है 30th जून को 2022 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, अच्छा देखो इसमें और क्या क्या बोल रखा है कि मंथ फेब मार्च अप्रैल मई जून। तो कैश बजट क्या था, एक बार याद करो, कैश बजट का मतलब था कि हम लोग का कितना कैश रिसिप्ट है, कितना कैश पेमेंट है बिजनेस में, तो नेट हमारे पास कितना कैश रहा, कैश इन हैंड, वो फाइंड आउट करना, उसको हम लोग बोलते हैं कैश बजट। अब देखो 30th जून 2022 तक का हमें बनाना है, तो अप्रैल मई जून ये 3 मंथ्स का बनेगा। अच्छा इसमें सेल्स दे दिया है, मेटेरियल दे दिया है। ठीक है, मतलब ये इनकम हो गया, सेल्स वाला, मेटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा। ठीक है, अच्छा क्रेडिट टर्म्स आर, तो क्रेडिट टर्म्स क्या बोला है, बोल रहा है कि सेल्स और डेटर। तो सेल्स और डेटर का मतलब 10% सेल्स आर ऑन कैश, मतलब क्रेडिट टर्म बताए कि कैसे करके ये लोग का सेल जो है डिसाइडेड है। बोल रहा है कि 10% सेल जो है वो कैश में किया जाता है, और बाकी इसका मतलब 90% क्रेडिट में, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। अच्छा 50% क्रेडिट सेल जो है वो नेक्स्ट मंथ कलेक्ट होता है, और बैलेंस जो है वो फॉलोइंग मंथ में कलेक्ट होता है। तो ये हम समझा देंगे जब हम लोग करेंगे। तो अभी इतना समझो कि ये बिजनेस का सेल्स टर्म बोला है कि ये लोग कितना कैश सेल करते, कितना क्रेडिट सेल करते हैं, और क्रेडिट सेल करने से तो पैसा बाद में मिलता है, तो ये पैसा कब कैसे ये कलेक्ट करते वो बोला गया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बोला है
क्रेडिटर्स में मेटेरियल आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब क्रेडिटर जिनसे हम लोग मेटेरियल लेते हैं उनको पेमेंट कब करते हैं, उनको पेमेंट हम लोग करते हैं 2 मंथ्स के बाद, ठीक है। वेजेस को 1/4 इन नेक्स्ट मंथ, हाफ इन नेक्स्ट मंथ, ओवरहेड का हाफ इन नेक्स्ट मंथ, मतलब वेजेस का क्या होता है 1/4 मतलब 25%, 25% नेक्स्ट मंथ करके पेमेंट होता है, और ओवरहेड का 50% करके नेक्स्ट मंथ होता है। तो बाकी 50% विद इन द मंथ और बाकी 75% इन केस ऑफ वेजेस विद इन द मंथ होगा। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल जो है वो 6,000 है। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और भी कुछ दिया है, ये प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फेब 2022। तो प्लांट मशीनरी इंस्टॉल्ड किया गया है तो ये खर्चे में माना जाएगा, ठीक है। ये कैश पेमेंट में चला जाएगा एट ए कॉस्ट ऑफ 96,000। द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 इज पेबल फ्रॉम अप्रैल। अच्छा, ये मशीन इंस्टॉलमेंट में लिया गया है और इसका खर्चा अप्रैल से 2,000 करके पे होना स्टार्ट हो रहा है। डिविडेंड 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख विल बी पेड ऑन 1 जून। तो 1 जून को डिविडेंड पे होगा, ये खर्चा हो गया। एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9,000 इन जून, और बोल रहा है कि एडवांस रिसीव हुआ है व्हीकल बेच के 9,000 जून को। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। और डिविडेंड से पैसा मिलेगा, तो कंपनी डिविडेंड दे भी रही है, किसी से डिविडेंड ले भी रही है, मतलब किसी के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा होगा, इसी वजह से ये आंसर आ रहा है, ठीक, मतलब ये डेटा दिया हुआ है। तो ठीक है, चलो अब हम लोग देखो कैसे करके बना सकते हैं। इलास्ट्रेशन 50, जितना नंबर है वही लिख लो, ठीक है, वो मैच हो जाएगा पीडीएफ में। कैश बजट फॉर द मंथ फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग, फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th of June 2022। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स और मंथ हो जाएगा जून तक खत्म, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून। और हम लोग यहाँ पर एक टोटल का कॉलम करेंगे, टोटल का कॉलम करो, इससे तुम लोग क्वेश्चन जो है उसका आंसर भी मैच कर पाओगे कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश कलेक्शन, या फिर जिस तरीके से पैसा कलेक्ट होगा, ठीक है। कैश कलेक्शन या कैश रिसिप्ट, इसमें से कुछ भी एक लिखा जा सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कलेक्शन में क्या क्या आ जाएगा। सेल्स, डेटर या सेल्स, ठीक है। तो जिसमें से बोला है देखो 10% सेल्स आर ऑन कैश सेल, तो सेल्स में कैश सेल क्रेडिट सेल, तो ये यहाँ पर कैश सेल लिखते हैं, पहले ऐसे लिखने से तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं कैश सेल। कैश रिसिप्ट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कैश सेल, कैश सेल कैसे बोला है 10% ऑफ सेल, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते 10% ऑफ सेल्स। तो जब जिस मंथ में जितना सेल हो रहा है उसका 10% कैश सेल है, तो अप्रैल का सेल है 16,000, इसका 10% 1,600 होगा शायद। कैलकुलेटर ओपन कर लेते चाहिएगा। 1,600, 1,700, 1,800, 1,600, 1,700, 1,800। अब इसका एक बार टोटल करके मुझे बता दो कितना हो रहा है। 5,100। 5,100 हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्रेडिट सेल,
जो है उसमें किस तरीके से पैसा कलेक्ट हो रहा है वो लिखेंगे। तो क्रेडिट सेल्स, ठीक है, इसका बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट से हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, क्रेडिट सेल का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। चलो पहले क्रेडिट सेल का वर्किंग नोट बना लेते हैं। कितना जगह रखें? यहाँ जितना जगह है पूरा ही रख देते हैं मेरा इस पेज में, क्योंकि ये पेज मेरा खत्म हो जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स, उससे कितना कलेक्शन होगा? कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स कलेक्शन, ठीक है। अच्छा, कैसे बोला है देखो, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल। पहला बात है क्रेडिट सेल कितना है, तो सारा मंथ ही लिख लेते हैं, फेब से लेके जून तक। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। यहाँ पर सेल्स, सेल्स पहले लिख लेते हैं। 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा, 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा, कैश सेल इसमें से कितना था वो हम लोगों ने लिख लिया है, फिर भी एक बार लिख लेते। कैश सेल है 1400, ये ऐसे लगा देते, ठीक है, सारा डिटेल्स रह जाएगा। इधर हो गया 1500, 1600, 1700, 1800। इसमें से हम लोगों ने अप्रैल में जून वाला चूज किया क्योंकि हमें वही बजट में बनाने के लिए बोला है। फिर यहाँ पर ये हो गया 10%। फिर क्रेडिट सेल इसका मतलब कितना हो जाएगा? 90%, ठीक है। तो 90% का मतलब 14,000 का 90% कितना हो जाएगा? 12,600। 15,000 का 90%, 13,500। 16,000 का 90%, 14,400। 17,000 का 90%, 15,300। और 18,000 का 90%, 16,200। तो ये हो गया क्रेडिट सेल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें क्रेडिट सेल का ये पैसा मिल जा रहा है इसी मंथ में, नहीं। कैसे मिलेगा? क्रेडिट सेल जो होगा 50% ऑफ द क्रेडिट सेल कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ, मतलब यहाँ पर कलेक्शन का सिस्टम कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर लिख देते हैं कलेक्शन, ठीक है, क्रेडिट सेल का कलेक्शन। तो 50% नेक्स्ट मंथ होगा, मतलब फेब का 50% मार्च में मिलेगा, मार्च का 50% अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल का 50% मई में मिलेगा, मई का 50% जून में मिलेगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कलेक्शन 50% जो बोला है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो फिर उस हिसाब से देखें तो कैसे हो जाएगा? तो ये 12,600 का 50% मार्च में होगा, तो 12,060%, 60,100 का 50% मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर देते। 6250, नहीं, कितना होगा? 6300, ठीक है। 6300। फेब का 50% मार्च में मिलेगा, मार्च का 50% अप्रैल में मिलेगा, तो 13,500 का 50%, 6750। और अप्रैल का मई में मिलेगा 7,200। और मई का 50% जून में मिलेगा 7,650, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गया एक कलेक्शन, और बाकी बैलेंस। बैलेंस मतलब, बैलेंस कलेक्शन मतलब बैलेंस 50% बोला है फॉलोइंग मंथ्स। ये देखो बोला है फॉलोइंग मंथ्स, बैलेंस 50% फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ का मतलब हो जाएगा
कि फेब का 50% मार्च में होगा और उसके बाद जो मंथ फॉलो कर रहा है मार्च को उसमें बाकी 50% होगा। सी ठीक है, मतलब फेब का 50% मार्च में मिलेगा, बाकी 50% इसका मतलब कहाँ कब मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा। तो बाकी 50% कितना है, तो 12,600 का 50% 6,300, तो बाकी 50% भी 6,300। तो फेब का बाकी 50% फॉलोइंग मंथ का मतलब अप्रैल में मिलेगा। ठीक है, तो एरो ये घूम जा रहा है, एरो नहीं लगा रहे, तो यहाँ पर लिख दिया 6300। मार्च का बाकी 50% कब मिलेगा, मार्च का देखो, ये मार्च जो है इसका 50% अप्रैल में मिला, बाकी 50% मई में मिलेगा। तो इसका 50% कितना होता है, 6750, तो ये यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और अप्रैल का 50% 7200, ये बाकी जून में मिलेगा। बाकी और निकालने का जरूरत नहीं, हमें अप्रैल में जून ही चाहिए। तो हमारा क्रेडिट सेल का कलेक्शन अप्रैल में कितना होगा, 6750 प्लस 6300, तो टोटल करने से कितना आ जाता है, 1350। ठीक है, फिर ये कितना आ जाता है, 059, 13950, और ये कितना आ जाता है, 14850। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, 1350, 13950 और 14850, और इसका टोटल कितना होगा, 41,850। ये हो गया क्रेडिट सेल से कलेक्शन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, ये क्रेडिटर तो पेमेंट है, वेजेस का भी पेमेंट है, ओवरहेड पेमेंट है, ओपनिंग बैलेंस बोला, इसको हम लास्ट में यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, ये भी पेमेंट है, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे पे होगा, ये भी पेमेंट है, एडवांस टू बी रिसिव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल, तो ये सेल ऑफ व्हीकल 9,000 जून में लिखेंगे, सेल ऑफ व्हीकल जून में लिख देते हैं 9,000, तो टोटल में भी कितना चला जाएगा, 9,000। इसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिविडेंड। अब हम लोग टोटल लगा लेते हैं, कैश रिसिप्ट, ए नाम दे दिया, तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 13,050 प्लस 1,600 कितना हो जाएगा, 056, 14,650। फिर इसके बाद ये 13,950 प्लस 1,700, तो 50, 15,650, 1,800 प्लस 14,850 प्लस 10,000, 26,650, और इधर का टोटल 5100, 41,850 प्लस 10,000, 56,950। ये हो गया कैश रिसिप्ट। ठीक है, अच्छा अब पेमेंट्स, पेमेंट में सबसे पहले आ जाएगा मेटेरियल, मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे मेटेरियल के लिए, क्रेडिटर फॉर मेटेरियल ऐसे लिख सकते हैं। और कितने दिन के अंतर हम लोग पे करने वाले हैं, आफ्टर 2 मंथ्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मंथ्स लैग। ठीक है, LAG, 2 मंथ्स लैग, लैग का मतलब है गैप, इतने दिन का गैप में। ठीक है, तो 2 मंथ्स का गैप का मतलब अप्रैल का पैसा कब देते हैं, सॉरी फेब का पैसा कब देते हैं, अप्रैल में। ठीक है, तो ये जो मटेरियल का पेमेंट है 9,600, वो अप्रैल में पे होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9,600। ठीक है, क्योंकि 2 मंथ्स का गैप है, मार्च का कब पे होगा, मार्च का
मई में पे हो जाएगा, मतलब मार्च का 9,000, इसके बाद 9,000 का पेमेंट दिखाएंगे। ठीक है, और इसके बाद कौन सा दिखाएंगे, इसके बाद दिखेगा कौन सा, 9,200, क्योंकि ये देखो फेब मतलब इस तरीके से हो रहा है, 2 मंथ्स, मतलब फेब का पेमेंट कब होगा, अप्रैल में। ठीक है, मार्च का पेमेंट कब होगा, मई में, और अप्रैल का पेमेंट कब होगा, जून में। तो फेब का 9,600 आएगा अप्रैल वाले कॉलम में, और 9,000 आएगा मई वाले कॉलम में, 9,200 आ जाएगा जून वाले कॉलम में। ठीक है, अच्छा अब ये तीनों का टोटल करने से कितना आ रहा है, 9,000, 9,000, 9,000, 27,000, 27,800, ये हो जाएगा 27,800। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं, वेजेस 1/4 इन नेक्स्ट मंथ। तो वेजेस का हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन चाहिए होगा। वेजेस, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वेज पेमेंट। यहाँ पर लिख लेते हैं मार्च, फेब से स्टार्ट है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो वेजेस है देखो, 3,000, 3,000, 3,200, 3,000, 3,000, 3,200, 3,600 और 4,000। ठीक है, तो ये हो गया वेजेस। ठीक है, अब वेजेस का पेमेंट कैसे होता है, बोल रहा है 1/4 इन नेक्स्ट मंथ। तो 1/4 का मतलब 25%, तो बाकी 75% कब होता होगा, विद इन द मंथ, जब कुछ बोला नहीं है तो विद इन द मंथ। ठीक है, तो 75% इन मंथ, मंथ का मंथ में, तो 3,000 का 75% कितना हो जाएगा, 2250, ये उसी मंथ में हो जाएगा, इसका भी 2250 आएगा क्योंकि सेम डेटा है। और 3200 का 2400, 3,675%, 2700, और 4,000 का 75%, 3,000। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी 25% जो है वो नेक्स्ट मंथ। तो 3,000 में से अगर 2250 चला जाता है तो बचा 750, तो 750 नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, मतलब मार्च में हो जाएगा। फेब का 750 मार्च में हो जाएगा, मार्च का 3,000 में से 2250 चला गया तो मार्च का 750 अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है, और फिर अप्रैल का 3200 में से 2400 पे हो गया, तो बाकी बचा जो 800 वो मई में हो जाएगा, और मई का 2,700 हटाने से जितना आ रहा है 900, वो जून में हो जाएगा। और हम लोग को क्या चाहिए, हमें सिर्फ अप्रैल में जून चाहिए, क्योंकि हम लोग का डेटा इस तरीके से बना है। तो खर्चा, कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, 2400 प्लस 750, तो 0,53150। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3,500, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3,900। तो 3,150, 3,500, 3,900, तो लिख लेते हैं 3,150,
3500 और 3900, तो टोटल करने से कितना हो जाएगा? 3000 करके 3 बार, 9000, 9000, और ये हो जाएगा 9650 प्लस 900, मतलब 10550। ये हो गया वेजेस वाला कैलकुलेशन। वेजेस के बाद है ओवरहेड, हाफ इन नेक्स्ट मंथ। तो ओवरहेड इसका भी बना लेते, वर्किंग नोट नंबर 3। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओवरहेड, ओवरहेड देखते हैं कितना कितना है। तो ओवरहेड है 1700, 1900, 2000, 1700, 1900, 2000, 2200 और 2300। तो ओवरहेड का पेमेंट कैसे बोला है? ओवरहेड का पेमेंट हाफ इन नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओवरहेड का पेमेंट कुछ इस तरीके से है, हाफ इन नेक्स्ट मंथ। तो इसका मतलब हाफ विद इन द मंथ, हाफ विद इन द मंथ, विद इन द मंथ। ठीक है, तो पहले विद इन द मंथ वाला लिखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो हाफ विद इन द मंथ और हाफ इन नेक्स्ट मंथ, विद इन द मंथ और हाफ इन नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो पहले विद इन द मंथ वाला कर लेते हैं। 1700 का हाफ, 1700 का हाफ 850, 850 इसी मंथ में होगा। 1900 का हाफ 950, ये भी इसी मंथ में होगा। 2000 का हाफ 1000, ये 1100, और ये हो जाएगा 2300 का हाफ, तो ये हो गया 1150। ये सब विद इन द मंथ, और बाकी हाफ नेक्स्ट मंथ। तो फेब का 8, बाकी 850 यहाँ, मार्च का बाकी 950 यहाँ, अप्रैल का 1000 यहाँ, मई का 1100 यहाँ, और हमें अप्रैल में जून का पेमेंट चाहिए। तो 1000 और 950, 1950, और ये हो गया 2100, और ये हो जाएगा 2250, 2250, 1950, 2100 और 2250। ठीक है, 1950, 2100 और 2250। तो 1950, 2100, 2250, 2250 प्लस 2100 प्लस 1950, तो 6300, 6300, ये हो गया ओवरहेड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये ओपनिंग कैश बैलेंस बोला है, उसको हम बाद में यूज करेंगे। अब यहाँ पर अदर एलिमेंट इंफॉर्मेशन में प्लांट मशीनरी खरीदा गया है, जिसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 2000 रुपए करके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इंस्टॉलमेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। तो 2000 करके अप्रैल से चालू हुआ है, तो अप्रैल मई जून, तो 2000 करके 6000 रुपए का ये खर्चा आ गया। अच्छा, इसके बाद डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर पे। 1 जून को 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, इस पे 5% यानी 10,000 हो जाएगा। तो डिविडेंड पेड जून में आ जाएगा 2 लाख का 5%, 10,000। तो यहाँ पर आ गया 10,000। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम, अच्छा, ये एडवांस टू रिसिप्ट फॉर सेल ऑफ व्हीकल, ये तो लिख लिया था। ये तो, ये बाकी नीचे का दोनों तो इनकम है, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग लिख लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर, टोटल पेमेंट बी। तो टोटल पेमेंट हो जाएगा
9600 प्लस 3150 प्लस 1950 प्लस 2000, 16,700, 9,3500, 16,600, 9200, 3900, 2250, 12,000, 27,350 और 27,800, 10,550, 12,300 प्लस 10,000, 60,650, ये टोटल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश बैलेंस का मतलब ए माइनस बी। ठीक है, तो 14,000 से 650 हमें कैश रिसिप्ट हुआ था और उस मंथ खर्चा हुआ है हम लोग का 16,700। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव में आ जाएगा 2050। 15,650 का इनकम और मतलब कैश इनफ्लो और 16,600 का कैश आउटफ्लो, तो 950 नेगेटिव आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। फिर 26,650 का इनफ्लो, 27,350 का आउटफ्लो, तो 700 नेगेटिव आ जाएगा और 56,950 का इनफ्लो और 6650 का आउटफ्लो, तो ये आ जाएगा 3700, ये भी नेगेटिव, सारा नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब ये हो गया, लेकिन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है जिसका यूज नहीं किया अभी, हम लोग वो यूज करेंगे। तो ओपनिंग कैश बैलेंस इनका अप्रैल में था 6,000, तो इसका मतलब इनका ये कैश बैलेंस क्लोजिंग जो दिख रहा है इसमें 6,000 भी ऐड होगा, क्योंकि अगर इनके पास पहले से 6,000 था तो वो भी तो ऐड बैक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो इसको हम ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, तो फिर ये कितना आ जा रहा है, 6,000 ऐड करने से 6,000 -2050, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3950। ठीक है, ये हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसको क्लोजिंग नहीं लिख के इसको लिख सकते हैं नेट रिसिप्ट। ठीक है, इसको लिख देते हैं नेट कैश बैलेंस। ठीक है, फिर ओपनिंग ऐड कर दिया तो क्लोजिंग पता चल जाएगा। अब ये 3950 जो अप्रैल का क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग होगा, तो 3950 से 950 एडजस्ट होने के बाद ये 3,000 बचेगा। और जो मई का क्लोजिंग है वो जून का ओपनिंग होगा, 3,000 से 700 लेस कर देंगे तो 2,300 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मैच कर सकते टोटल कॉलम बना के कि ये लास्ट वाला भी 2,300 आना चाहिए, बट कैसे आएगा, क्या ये 2,300 यहाँ चला जाएगा, नहीं। देखो, लास्ट कॉलम और टोटल कॉलम हमेशा मैच होना चाहिए, अगर मैच हो रहा है तो मेरा सोल्यूशन सही हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक ट्रिक है कि सोल्यूशन ठीक हुआ है कि नहीं पता करने का। तो ट्रिक ये है कि लास्ट कॉलम जो भी होगा, जैसे यहाँ जून तक बनाने बोला था, जो भी हमारा कैश फ्लो का लास्ट कॉलम होगा और जो टोटल कॉलम होगा वो हमेशा मैच करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पहले लिख दिया कि ये 2,300 हुआ है तो ये लास्ट कॉलम भी 2,300 होगा। लेकिन ये लास्ट कॉलम का कैलकुलेशन कैसे होगा, इसमें थोड़ा सा अलग है। लास्ट कॉलम का कैलकुलेशन में हम लोग यहाँ पर 6,000 लिख देंगे। 6,000 का मतलब ओपनिंग बैलेंस, जो भी ओपनिंग बैलेंस आएगा वो लास्ट कॉलम में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस लास्ट कॉलम में ट्रांसफर करने के बाद देख लेते हैं क्या हम लोग का 6,000 -3700 करने से 2,300 आता है। हाँ आता है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही हुआ है। मतलब ये चेक करने का तरीका है, बाकी तो देखो अगर टोटल नहीं बनाते हो तो भी हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल का कोई जरूरी नहीं है, बट खुद चेक कर पाओगे इसीलिए मैंने ये वाला प्रोसेस सिखा दिया कि अगर टोटल कॉलम बनाओगे तो इस तरीके से चेक कर पाओगे कि हाँ इतना हो रहा है।
ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखो ये हम लोग का टोटल नेट बैलेंस दिखा रहा है, फिर उसमें 6,000 जो ओपनिंग है वो लगा दिया, तो ओवरऑल ओवरऑल मुझे मिल जाएगा कि मेरा कैश जो है इन हैंड वो कितना है, कैश इन हैंड, ठीक है। तो 2300, और लास्ट मंथ में तो हमारा वही आया ना, तो लास्ट मंथ मतलब तो वो एडजस्ट होते हुए ही आ रहा है, अप्रैल का मई में, मई का जून में, ठीक है। इसीलिए ये सेम होता है, तो ये चेक करने का तरीका हो गया कि इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया एक कैश फ्लो, सॉरी कैश फ्लो नहीं, कैश बजट। और नेक्स्ट देखते हैं, और एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43, ये वाला। ABC Limited, a newly started company, wishes to prepare cash budget from January. Prepare a cash budget for the first 6 months from the following estimated revenue and expenses. 6 months का प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैश बजट फॉर द 6 months ended on जून, क्योंकि जैन से स्टार्ट होगा तो जून में ही खत्म होगा। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टोटल, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, यहाँ पर टोटल सेल्स बोला है, मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो खर्चा और इनकम दे दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 10,000, ओपनिंग बैलेंस बोला है, ये हम लास्ट में यूज करते हैं। न्यू मशीन इंस्टॉल्ड हुआ है क्रेडिट में, और इसका पे होगा टू बी पे रीपेड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मार्च एंड अप्रैल, तो मार्च और अप्रैल 2 मंथ का इंस्टॉलमेंट से पेमेंट होगा। सेल्स कमीशन 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, बोल रहा है सेल्स कमीशन दिया जाता है 5% ऑन टोटल सेल्स, और कैसे पे होता है, विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स जब होगा उस मंथ के मतलब विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स क्योंकि सेल्स के ऊपर कमीशन होगा, तो एक्चुअल सेल्स जब होगा उसका फॉलो मतलब उस मंथ में, फॉलोइंग मंथ में, मतलब यहाँ पर हम मंथ से एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लो अप्रैल का फॉलोइंग मंथ है मई, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, 5% ऑन टोटल सेल्स टू पे विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स के हिसाब से हमें जो है कमीशन देना है, ठीक है, ये बोला है। 10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल मनी टू बी रिसीव्ड इन मार्च, तो ये इनकम हो गया, तो इन्होंने शेयर इशू किया होगा, तो सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड हुआ है मार्च में। शेयर प्रीमियम टू 2,000 इज ऑल्सो बी ऑप्टेन विद द सेकेंड कॉल मनी बी रिसीव्ड इन मार्च, मतलब प्रीमियम में इशू हुआ होगा, तो प्रीमियम का पैसा भी रिसीव हुआ है मार्च में, तो ये दोनों हम लोग इनकम में दिखा देंगे। अच्छा, फिर बोल रहा है कि पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ, सप्लायर 2 मंथ का क्रेडिट दे रहा है। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 1 मंथ, डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, एज्यूम कैश सेल टू बी 50% ऑफ द टोटल सेल्स, बस इतना ही दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले रिसिप्ट या कैश कलेक्शन जो लिखना चाहो, तो रिसिप्ट में आ जाएगा कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर ऐसे लिख सकते हैं, क्रेडिट सेल वाला कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है। और क्या क्या इनकम है देख लेते हैं। सेकेंड कॉल मनी रिसिप्ट, सेकेंड कॉल मनी रिसिप्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन अ सेकेंड कॉल मनी बी रिसीव्ड इन मार्च, अच्छा मार्च में ही दोनों हुआ है, तो प्रीमियम,
शेयर प्रीमियम रिसिप्ट, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय कस्टमर। अच्छा ठीक है, ये सब हो गया। तो ये टोटल रिसिप्ट इतना आ जाएगा। इसके बाद पेमेंट आ जाएगा, यहाँ पर बना लेते क्योंकि इसमें एक टोटल भी हम लोग करेंगे। पेमेंट, अच्छा सबसे पहले बोल रहा है 50%, एज्यूम कैश सेल टू बी 50% ऑफ टोटल सेल। कैश सेल कितना है? 50% ऑफ टोटल सेल, टोटल सेल का 50%। तो टोटल सेल कितना है? टोटल सेल है 20,000, 22,000, 22,000 का, 20,000 का 50%, 10,000, 22,000 का 50%, 11,000, 28,000 का 50%, 14,000, 36,000 का 50%, 18 होगा ना, 18,000। इसका टोटल लगाते जाओ कितना आएगा? 30 का 50%, 15, और ये हो गया 20। कितना होगा एक बार निकालो। 88,000। 88। अच्छा, अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्या बोला है? कैश सेल तो 50% ऑफ टोटल सेल, ये कर लिया। क्रेडिट सेल, इसका मतलब 50% होगा, बट क्रेडिट ये रहा। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ्स, और पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 1 मंथ, मतलब 1 मंथ बाद पैसा देने से होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1 मंथ लैग। ठीक है, तो इसका मतलब 50% ही तो बाकी है पेमेंट, तो जैन का 50% फेब में मिलेगा, बाकी बचा हुआ 50% ये मार्च में मिलेगा, मार्च का अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल का मई में मिलेगा, मई का जून में मिलेगा। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 88,000 बता, इंक्लूडिंग 10,000 लेके। तो बस ये 10,000 हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 78। लास्ट वाला 15,000 होगा। वो है लास्ट डेट 15,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 78। একটা 10,000 তো শুধু বাদ যাবে নাকি? 68,000। 68 হচ্ছে। আচ্ছা, এই 15টা এদিকে আসছে, মানে এখানেও 5 কম হবে, 5 আর এদিকে 10, 15। 68 হচ্ছে না 63? একবার দেখে নাও ঠিক করে। 10, আচ্ছা এদিকে 10 আসবে, 11 আসবে, 14, 18, 15। ও 20,000 বাদ হচ্ছে, হ্যাঁ ঠিকই আছে, 68,000। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटा, ठीक है, ये भी बिना वर्किंग नोट बनाए कर लिया। सेकंड कॉल मनी रिसिव्ड, ये पता है हम लोग का 10,000 मार्च में, और प्रीमियम 2,000 मार्च में, 10,000 टोटल 10,000। प्रीमियम भी मार्च में मिल रहा है 2,000, 2,000। अच्छा, और नहीं लगता है कुछ होगा रिसिप्ट में? नहीं। ठीक है, तब टोटल ऑफ रिसिप्ट बना लेते हैं। $21,000, 10, 10, 20 और 10, 30, 37,000। 37 में 36 হচ্ছে 10, 20, 30।
37 ঠিক আছে। 18 और 14 कितना हो जाएगा? 32। 18 और 15 33 और ये हो जाएगा 7 नहीं 20 और 15 35। देख लो सब ठीक हो रहा है कि नहीं। 35,000 और ये टोटल कितना हो जाएगा? 12,000। 12,000 का मतलब 80 1,68,000। 1,68,000। ठीक है, पेमेंट में देखते हैं पेमेंट में क्या क्या हो जाएगा। मशीन का इंस्टॉलमेंट, मशीन इंस्टॉलमेंट ऑन मशीन 20,000 ऑन क्रेडिट टू बी पेड 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 10,000 करके मार्च और अप्रैल में। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि सेल्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स। सेल्स कमीशन, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा, बाकी ऐसे ही बन जाएगा। देखो इसमें पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर का जो है 2 मंथ लैग। 2 मंथ लैग में कितना है? तो 2 मंथ का मतलब जैन का मार्च में जाएगा तो 20,000 हो जाएगा। तो जैन का मार्च में मतलब यहाँ कुछ होगा नहीं। जैन का मार्च में जाएगा, उसके बाद फेब वाला आ जाएगा मतलब 14 14। ये लगातार लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से होता जाएगा। और 22 20, तो 22 तक आएगा तो 20 20 40 50 60 60 और ये हो गया 70 क्रेडिटर वाला। क्रेडिटर 2 मंथ लैग ओवर इट। ओवर इट ओवर इट 1 मंथ लैग जैन का फेब में मतलब 3,200 3,300 3,400 3,500 3,200। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 15,000 15,000 और बाकी ऐड करते हैं। 3 और 2 5 5,000 16,600। एक बार देखते जाओ ठीक हो रहा है कि नहीं। एडिशन ओवर हो गया। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, अच्छा हाफ मंथ वेजेस का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो पहले ही मैंने वर्किंग नोट पे लगा लिया है। ठीक है, तो ये दोनों करने के बाद ही हम लोग इसे कंप्लीट कर पाएंगे। टोटल पेमेंट, फिर हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ऐड ओपनिंग बैलेंस, फिर हो जाएगा इसको नेट कर देते हैं नेट। अच्छा, वर्किंग नोट बनाते हैं। सेल्स कमीशन,
सेल लिखेंगे तो सेल्स कमीशन कैलकुलेट कर पाएंगे। 20, 22, 28। फाइव परसेंट सेल्स कमीशन, 5% ऑन टोटल सेल्स। पहले निकाल लेते 5% कमीशन कितना होगा टोटल सेल। तो 20,000 पे 5%। अब पेमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं। इज टू बी पेड विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। तो उस मंथ में पे होगा एक्चुअल सेल्स, फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स मतलब क्या, सीधा सीधा ही हो जाना चाहिए। एक मिनट देखते हैं। फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स। रुको एक मिनट। फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स का मतलब ठीक है, फॉलोइंग विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स के हिसाब से 5% ऑन टोटल सेल्स टू पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। विद इन अ मंथ, उसी मंथ के अंदर एक्चुअल सेल्स फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। मतलब मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है, फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स का मतलब एक्चुअल सेल्स को फॉलो करते हुए अगर होगा तो जैन का जैन में, फेब का फेब में, मार्च का मार्च में होगा। बट एक्चुअल सेल्स फॉलोइंग वाला मंथ का मुझे लग रहा है ये बोला है। फॉलोइंग सेल्स एक्चुअल मंथ का फॉलोइंग सेल्स तो जैन का फेब में होना चाहिए। ठीक है, पेमेंट इस तरीके से होगा, फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, एक्चुअल सेल्स का फॉलोइंग मंथ्स के हिसाब से। तो ये 1500 ऐसे होगा मेरे हिसाब से। तो 1100, 1100, 1400, 1800। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 5,000, 5,000, 6,800। और वेजेस वेजेस देखते हैं कितना कितना हो रहा है।
4,000, 4,400, 4,600। 4,600, 4,500। हाफ पेमेंट जो है हाफ मंथ, डिले इन पेमेंट हाफ मंथ, तो इसका मतलब 50% विद इन द मंथ, 50% आफ्टर फॉलोइंग मंथ। तो टोटल पेमेंट निकाल लेते, जैन का 2,000, फेब का 4,200, मार्च का 4,500, 4,600, 4,300, 4,500, 2,000, 4,200, 4,500, 4,600, 4,300, 4,500, 24,100। अब टोटल करते हैं, 2,000, 8,400, 10, 20, 30 plus 1,100, 3,300, 4,500, 38,900, 10,000, 1,400, 14,000, 3,400, 4,600, 33,400, 1,800 plus 14,000 plus 7,800, 23,600 plus 22,000 plus 3,200, 4,500, 31,200, 20,000, 6,800, 70,000 plus 16,600 plus 24,100, 1,37,500, और ये माइनस कर लेते 1,68,000, 30,500। अच्छा, तो ये हो जाएगा 8,000, 21,000 minus 8,400, 12,600, 37,000 minus 38,900, 19,000, 32,000 minus 33,400, 1,400, 33 minus 23,600, 9,400, और 35,000 minus 31,200, 3,800। अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10,000। तो ये हो जाएगा 18, ये 18 इधर आ जाएगा,
30,600, 30,600 minus 1,900, 28,700 minus 1,400, 27,300 plus 9,400, 36,700 plus 3,800, 40,500 इधर भी होना चाहिए, 40,500 ये लिखने के बाद तो आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब सभी ठीक था, बस मुझे सेल्स वाले में थोड़ा सा डाउट था। तो बोला है फॉलोइंग मंथ के मतलब टोटल सेल के ऊपर ही कमीशन कैलकुलेट होगा, बट पेमेंट कैसे होगा? फॉलोइंग सेल्स के हिसाब से, मतलब जैन का फॉलोइंग मंथ का सेल्स फेव है तो जैन का सेल्स कमीशन फेब में पेमेंट होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो दो कैश बजट लिया था मैंने, वो हम लोग का हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन है और उसके साथ हमारा ये एमसीक्यू भी है। तो पहले केस सिनेरियो स्टार्ट करते, देखते कितना कंप्लीट कर पाते हैं हम लोग। ये वाला बोल रहा है एम लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर undertaking produces a product A. The company is in process of preparing its revenue budget for the year 2024. The company has the following information which can be useful in preparing the budget. तो बोल रहा है कि एम लिमिटेड जो है वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, प्रोडक्ट ए बनाती है, कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स रेवेन्यू बजट, ये रेवेन्यू बजट बनाना चाहती है 2024 का। द कंपनी हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। तो बजट को प्रिपेयर करने के लिए जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले बोला है इट हैज एंटिसिपेटेड 12% ग्रोथ इन सेल्स वॉल्यूम फ्रॉम 2023 ऑफ 4,20,000 टन। तो बोल रहा है कि इनका जो सेल्स है वो उसमें ग्रोथ दिखेगा 12%। इनका ये मानना है 2023 का सेल है 4,20,000 और 2024 का सेल हो जाएगा 4,20,000 से 12% ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये सब ना बजट बनाने के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें कुछ क्वेश्चन पूछा है कि क्या उस क्वेश्चन जैसे केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन हमारा होता है कि इसके बेसिस पे क्या होगा नहीं होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एक एक करके लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास देखो 2 साल का इंफॉर्मेशन है, 23 का प्रीवियस ईयर और 24 का बजट बनाना है। तो हम लोग 23 और 24 बना लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं रेवेन्यू बजट ब्रैकेट में फ्लेक्सिबल बजट ऑफ एम लिमिटेड फॉर द ईयर 2024। करेंट ईयर 2024। सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, तो 2023 में 4,20,000 टन था। ठीक है, और करेंट ईयर में मतलब बजटेड इनका 12% ग्रो करेगा, ऐसा इनका मानना है। तो 12% ग्रो करने से 4,20,000 पे 12% लगाओ, कितना होता है? 50,400। हाँ, तो टोटल करने से माने टोटल बेर कितना होगा? 4,70,400। 4,70,400। तो इतना जो है सेल्स वॉल्यूम बजटेड है। ठीक है, 4,00,000, ये 4,20,000 थोड़ा नीचे लिख ले। ये हो गया सेल्स वॉल्यूम।
अच्छा, इसके बाद बोला है द सेल्स प्राइस ऑफ 23,000 पर टन विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%। बोल रहा है सेल प्राइस पर टन है 23,000, तो सेलिंग प्राइस पर टन है 23,000, ये हम लोग का इंक्रीज कर जाएगा, बोल रहा है 10%। लेकिन एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज बाय 5%। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स 5% से बढ़ेगा तभी ये 10% बढ़ेगा, मतलब 2024 में। तो यहाँ दिया हुआ है देखो, प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स 4% है, तो सिर्फ 4% ही WPI इंक्रीज किया है। लेकिन बोला था कि ये वैल्यू बढ़ेगा तब अगर 5% इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ने नहीं वाला है, तो इसका मतलब तब भी 23,000 पर टन था, अब भी 23,000 पर टन होगा। ठीक है, तो सेल्स वैल्यू निकाल लेते हैं। सेल्स वैल्यू हो जाएगा, इसको A नाम दे दे, इसको B दे देते, इसको C दे देते हैं, करने में आसानी रहेगा। A क्रॉस B, तो इतना टन इंटू इतना, तो 4,20,000 इंटू 23,000, तो ये आ जाएगा 96,60,000, मतलब 9,66,00,000। ठीक है, और ये हो गया 4,70,400 इंटू 23,000, 10,81,92, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेल्स वैल्यू। अच्छा, अब पॉइंट 2 तक हम लोगों ने डील कर लिया। पॉइंट 3 में बोल रहा है कि to produce 1 ton of product A, 2.3 ton of raw material are required. The raw material cost is 4,500 ton. The price of raw material will also increase by 10% if WPI increase by 5%. Again वही वाला बात, WPI 5% बढ़ेगा तो raw material का प्राइस बढ़ेगा, अदरवाइज वैसा ही रहेगा। तो क्योंकि WPI 4% ही है तो raw material पर टन 4,500 करके ही रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्राइस पर टन ऑफ रॉ मटेरियल 4,500 करके ही रह जाएगा। ठीक है, और क्वांटिटी कितना चाहिए होगा रॉ मटेरियल का, वो निकाल लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना चाहिए होगा, तो एक यूनिट बनाने में कितना चाहिए दे दिया है, 2.3 टन ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड 1 टन ऑफ प्रोडक्ट के लिए, 2.3 पर टन करके, मतलब एक यूनिट के लिए 2.3 टन पर यूनिट। ठीक है, तो फिर 4,20,000 के लिए कितना चाहिए होगा, तो 4,20,000 इंटू 2.3 टन करके 9,66,000 टन, और 4,70,000 करके 70,400 करके 2.3, तो ये हो जाएगा 10,81,920, 10,81,920 ये हो गया। ठीक है, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल तो 9,66,000 करके इतना टन इंटू 4,500, इतना टन इंटू 4,500, ये लिखा हुआ है तो पहले 4,500 इस पे लगा लेते हैं। ये हो गया 4,86,86 नहीं 48 करोड़, जो भी है, जो दिख रहा है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा इंटू 966,000, 966 और 3 0, तो ये हो गया 434,70,000, ये इतना आ गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखते हैं, ए टोटल ऑफ 6,000 एम्प्लॉय वर्क्स फॉर द कंपनी वर्क्स 26 डेज ए मंथ। अब ये वेजेस रिलेटेड मैटर आ गया, वो था हम लोग का सैलरी, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, रॉ मटेरियल रिलेटेड। तो 6,000 एम्प्लॉय है जो कि काम करते हैं 26 दिन एक महीने में। 85% एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर परमानेंट एंड गेटिंग सैलरी एज पर 5-year वेज एग्रीमेंट। द अर्निंग पर शिफ्ट means an employee cost
for a shift of 8 hours is 3,000 excluding terminal benefit. The new wage agreement will be implemented from 1st July and it is expected that a 15% increase in pay will be given. मतलब ये परमानेंट एम्प्लॉय के बारे में डिटेल्स दिया है। फिर बोल रहे कैजुअल एम्प्लॉयज आर गेटिंग ए डेली वेजेस ऑफ 850। तो 85% अगर परमानेंट है तो फिर इसका मतलब 15% जो है वो कैजुअल एम्प्लॉयज होंगे। और उनका क्या पैटर्न है पेमेंट का वो बता रखा है कि द वेजेस इन लिंक्ड टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, द प्रेजेंट सीपीआई इज 165.17 पॉइंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 173.59 पॉइंट इन ईयर। ठीक है, ये बता रखा है। ठीक है, देखो तो हम लोग वेजेस वाला कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं जी वेजेस टू कैजुअल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो कितने कैजुअल एम्प्लॉय है पहले वो निकालते हैं। तो ये कैजुअल नीचे है 15%, 6,000 टोटल लोग काम करते हैं, तो 6,000 का 15% लोग जो है वो कैजुअल एम्प्लॉय है, तो ये हो जाता है 900। अब इनको पेमेंट कैसे होता है तो ये नीचे लाइन पढ़ना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट बाद में करते हैं। बोल रहा है कि डेली वेजेस इनको मिलता है 850 करके, एक दिन का 850 मिलता है। और ये बजट जो है 1 मंथ का बन रहा है, तो एक महीने में 26 दिन काम होता है। ठीक है, तो 26 दिन का कितना मिलेगा एम्प्लॉय लोगों को। नहीं, ये हम लोग का शायद ईयरली बना हुआ है ना 2024, तो ईयर का निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, 850 डेली का, तो 12 मतलब हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक एम्प्लॉय को एक दिन का 850 रुपए मिलता है, ऐसा 26 दिन काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 1 मंथ का हो गया। 1 मंथ में 26 डेज काम होता है इन ए मंथ, तो 12 महीने में कितने दिन काम होता है। ठीक है, तो 12 महीने में जितने दिन काम होता है, क्योंकि डेली का मिलता है, तो एक महीने में 26 दिन काम होता है, तो 12 महीने में 312 दिन काम होगा, तो पूरे एक साल में 312 दिन काम होगा और हर दिन का 850 रुपए करके इतना मिलेगा। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय 900 है, तो इंटू 900 हो जाएगा, इंटू 900। तो ये करके आंसर आ रहा है हम लोग का 23,86,000, नहीं सॉरी 23 करोड़ है शायद, 86,80,000 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो उसके बाद यहाँ पर कैजुअल एम्प्लॉइज, और ये 24 का देखते हैं, 24 का क्या हो जाएगा। ठीक है, 2024 का, तो यहाँ पर बोला है द प्रेजेंट सीपीआई 165.17 पॉइंट एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 173.59 पॉइंट्स इन 2024। तो बोल रहा है 2024 में सीपीआई बढ़ जाएगा, और इनका पेमेंट जो है द वेजेस इज लिंक्ड, मतलब लिंक है सीपीआई के साथ, सो सीपीआई बढ़ने से इनका पेमेंट बढ़ेगा। तो सीपीआई अगर 165.17 से 173.59 हो रहा है, तो वेजेस कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बाकी कैलकुलेशन तो उतना ही रहेगा, मतलब 900 एम्प्लॉय रहेंगे 12 महीना इंटू 26, लेकिन हमें जो है रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि 850 कितना चेंज हो जाएगा, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो सीपीआई मेरा चेंज हुआ है 173.59, 173.59, और कितना था 165.17, कितना बढ़ रहा है 173.59। जो हम लोग इंडेक्स नंबर कभी स्टैटिस्टिक्स में किए हो तो मतलब किया तो है। ठीक है, तो वहां देखोगे यही चीज होता है। ठीक है, तो 17 और 59। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया 8.42 से बढ़ा है। ठीक है, तो अगर मेरा 165.17 है तो वेजेस है 850, 850 डिवाइडेड बाई 165.17, तो 8.42 होने से वेजेस कितना हो जाएगा, तो 43.33 से बढ़ेगा। तो पहले था 850, ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 893.33, तो 893.33 हो जाएगा। तो कैसे निकाला, ये देखो यूनिटरी मेथड करके, कि अगर मेरा सीपीआई 165.17 है तो मेरा वेजेस है 850, 165.17 है, तो अगर मेरा सीपीआई 8.42 होता है तो मेरा वेजेस जो है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये
कितना हो रहा था वो हम दिखा देते, ये हो रहा था 43.33, ठीक है। तो 43.33 होगा, तो क्योंकि मेरा सीपीआई बढ़ा है तो पहले में और 43.33 जो है वो ऐड हो जाएगा, वही मैंने ऐड किया है। ऐड करने से मेरा वेजेस आ जा रहा है इतना, 843.33 इंटू 900 इंटू 12 इंटू 26, ये करने से आ रहा है 2368। ये कम कैसे आ गया, ज्यादा आना चाहिए था, शायद मैंने कुछ कम कैलकुलेशन कर लिया। 900 इंटू 12, क्योंकि ज्यादा आएगा ना, क्योंकि वेजेस रेट ही तो बढ़ गया, इंटू 893.33, देखते कितना आता है। 25, हाँ ज्यादा तो आएगा ही, 25,08,47,064, ठीक है। ये कुछ इतना आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद ये हो गया मेरा, ये कैजुअल वाला। अब जो परमानेंट है उनका कैसे कैलकुलेशन होगा। परमानेंट परमानेंट एम्प्लॉय कितने लोग हैं, 6,000 का 85%, तो फिर 900 माइनस कर देते हैं। 5,100 इम्प्लॉय है परमानेंट, ठीक है। तो परमानेंट 5,100 इम्प्लॉय, इनको कैसे पेमेंट होता है, गेटिंग सैलरी एज पर 5 ईयर वेज एग्रीमेंट, तो इनका 5 साल का वेज एग्रीमेंट होता है। द अर्निंग पर मैन शिफ्ट मींस एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर ए शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, तो 8 घंटे के हिसाब से इनको पेमेंट मिलता है। पर मैन शिफ्ट इज 3,000, मतलब 8 घंटा काम करने से 3,000 रुपये मिलता है, ठीक है। एक दिन का 8 घंटा, इसका मतलब ये हो गया, मतलब एक शिफ्ट का 3,000 रुपये, एक्सक्लूडिंग टर्मिनल बेनिफिट। टर्मिनल बेनिफिट इसमें इंक्लूडेड है नहीं, वो वैसे भी नॉर्मल वेजेस में इंक्लूड करेंगे भी नहीं। द न्यू वेज एग्रीमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 July 2024 एंड इज एक्सपेक्टेड दैट ए 15% इंक्रीज इन पे विल बी गिवन, ठीक है। तो पहले कैसे पेमेंट होता था वो निकालते हैं। 5,100 इम्प्लॉय है, पूरे साल में इनको कितना दिन काम करना होगा पहले वो निकालते हैं। तो सिंपल बात है कि एक महीने में 26 दिन, तो 12 महीने में कितना, इंटू 5,100 करने से इतने लोगों को कितना दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक महीने में 26 दिन, तो 12 महीने में कितने दिन, इंटू 5,100 लोग, इंटू रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेट वैसे कितना चल रहा है, 3,000 करके। देखो बोला है द अर्निंग पर मैन शिफ्ट, मतलब एक दिन का 8 घंटा, इसका मतलब पर डे का 3,000 रुपए करके पेमेंट हो रहा है, होता था, ठीक है। अब जो इंक्रीमेंट होगा वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5,100 इंटू 26 इंटू 12 इंटू 3,000, तो 4,7,7,3,6,0,0,0,0, ठीक है, ये हो गया। और बाकी बोला है कि 1 जुलाई से 15% इंक्रीमेंट दिखेगा, 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई के पहले तक एज इट इज मिलेगा, जैसे मिल रहा था 5,100 करके, ठीक है। 26 दिन का 1 जुलाई, मतलब अब इनका ईयर कैसे चलता है, इनका ईयर चलता है ये जैन टू दिसंबर, क्योंकि 2024 इस तरीके से बोला है, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो 6 मंथ्स का 3,000 करके होगा, प्लस बाकी 3,000 पे 15% बढ़ेगा, 3,000 इन प्लस 3,000 इंटू 15% करके जितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, 5,100 इंटू 26 इंटू 6 इंटू 3,000, 2,3,8,6,8,1,2,1,2,3, इतने सारे जीरो, प्लस ये हो गया 3,000 पे 15%, प्लस 3,000, 3,450 इंटू 6 इंटू 26 इंटू 5,100, 2,7,4,4,8,2,0,0,0,0, 2,3,8,6,8,0,0,0,0, तो ये आ जा रहा है 5,1,3,1,6,2,0,0,0,0, ठीक है। ये हो गया, परमानेंट एम्प्लॉय को दिया गया इतना वेजेस। तो टोटल वेजेस निकाल लेते, टोटल वेजेस हो जाएगा
कैजुअल और ये मिला के, मतलब जी और एच मिला के, तो पहले ये लिखा हुआ है तो इसमें ऐड कर लेते 2508 47 064 47064 5382467 064 और 2386 80 000 प्लस 47736 501 2280 इतना आ गया। तो ये हम लोगों ने जी और एच को ऐड करके कर लिया, तो ये आ गया आई टोटल वेजेस। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया, यहाँ तक। अब जो भी बाकी है इसके आगे का पॉइंट बाकी है। अच्छा, इसके बाद बोला है पावर कॉस्ट फॉर द ईयर 2021 इज 42 लाख फॉर 7 lakh unit, 1 unit equal to 1 kilowatt hour, 60% of power is used for production purpose directly related to production volume and remaining are for employee quarter and administrative office। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पावर के खर्चे को। पावर कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन, तो 7 लाख का 60%, तो यहाँ पर लिखते हैं 7 लाख का 60%, ये प्रोडक्शन के लिए 4,20,000। और फॉर एम्प्लॉय 7 लाख का 40%, 2,80,000। ठीक है, ये हो गया। फिर बोला है ड्यूरिंग द ईयर 2023, ये 21 का था। अच्छा, 23 द कंपनी हैज पेड 60 लाख फॉर सेफ्टी एंड मेंटेनेंस वर्क। अच्छा, ये ना 21 गलत दिया हुआ है, ये 23 ही होगा। ठीक है, और क्योंकि 24 के बारे में हमें कुछ बोला है, क्या देखते हैं। 24 पावर कंजम्पशन के बारे में, हाँ ये रहा 20। ड्यूरिंग द ईयर 23 द कंपनी हैड पेड 60 लाख फॉर सेफ्टी एंड मेंटेनेंस वर्क, द अमाउंट विल इंक्रीज। ये सेफ्टी एंड मेंटेनेंस वाला खर्चा इंक्रीज हो जाएगा, ये बोला है। अच्छा, पावर कॉस्ट का शायद यहाँ कुछ बोला था, मुझे जितना याद आ रहा है। पावर कॉस्ट, हाँ देखो, पावर कॉस्ट क्यों बढ़ेगा, याद आ गया। पावर कॉस्ट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखो, अगर मेरा सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो पावर कॉस्ट भी बढ़ेगा। क्वांटिटी सेल में अगर बढ़ेगा तो फिर पावर कॉस्ट भी बढ़ेगा। कौन सा वाला, प्रोडक्शन वाला, ये वाला नहीं बढ़ेगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली 21, पहला बात है कि गलत दिया हुआ है, ये 23 होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन होगा, ये 21 गलत दिया हुआ है। तो जो भी हो, ये जो पावर कॉस्ट है फॉर प्रोडक्शन, ये हम लोग का बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो 4,20,000 वैसे आ रहा था, तो क्योंकि सेल 12% बढ़ा है तो ये भी 12% बढ़ेगा। तो 4,20,000 का 12% कितना हो जाएगा, 4,20,000 इंटू 12% प्लस, सॉरी, प्लस 4,20,000, 4,70,400 हो जाएगा। और जो इम्प्लॉय लोगों के रहने के लिए जो हो रहा था वो जैसा था वैसा रहेगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं बोला गया है। ठीक है, तो टोटल टोटल पावर कॉस्ट, टोटल पावर कॉस्ट कितना हो जाएगा, जे प्लस के कर लेते हैं, तो ये हो गया 4,20,000 और 2,80,000, ये तो 7 लाख हो जाएगा। और ये 7 लाख में 70,400 कितना हो जाएगा, 7,50,400, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब सेफ्टी एंड मेंटेनेंस का खर्चा 60 लाख है और प्रोपोर्शनेटली प्रोडक्शन वॉल्यूम के ऊपर बढ़ जाएगा, ये बोला है। तो फिर सेफ्टी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, ये 60 लाख है। और सेल्स वॉल्यूम बढ़ने पे ये बढ़ेगा, तो सेल्स वॉल्यूम 12% बढ़ा है तो ये भी 12% से बढ़ जाएगा, तो प्लस 60 लाख का 12%।
मतलब 7,20,000, तो 7 लाख मतलब 67,20,000 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सेफ्टी मेंटेनेंस वाला पॉइंट भी हो गया। इसके बाद और भी अभी 3 पॉइंट बाकी है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 23 द कंपनी had paid 1,24,000 purchase of diesel to be used in car hired for administrative purpose. The cost of diesel increased by 15% in 2000 in the year 2024। ठीक है, तो डीजल कॉस्ट, जो डीजल का खर्चा है वो 1,20,000 है। ठीक है, डीजल कॉस्ट 1,20,000। ये 1,20,000 जो है ये बढ़ जाएगा 2024 में 15% से। तो 1,20,000 प्लस 1,20,000 का 15%, तो 15% मतलब कितना हो जाएगा? 1,20,000 का 15, 1,38,000। ठीक है, ये हो गया डीजल कॉस्ट। तो डीजल कॉस्ट का भी कर लिया। ठीक है, यहाँ वाला फिर बोला है ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी पेड 6 लाख फॉर हायर चार्जेस एक्सक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट। तो कार हायर चार्ज 6 लाख। अच्छा, 24 में भी क्या ये रहेगा? द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिम्बर्स द डीजल कॉस्ट टू द कार रेंटल कंपनी। डूइंग दिस विल अट्रैक्ट, कार रेंटल कंपनी मतलब रेंट पे रखा है, तो इसका मतलब इस बार भी कार हायर चार्जेस 6 लाख होगा। ठीक है, अच्छा फिर डूइंग दिस विल अट्रैक्ट 5% जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म बेसिस ऑन विच द कंपनी विल नॉट गेट जीएसटी इनपुट क्रेडिट। ठीक है, तो कंपनी को जीएसटी इनपुट क्रेडिट जो है वो नहीं मिल रहा है, तो पे करना पड़ेगा 2024 में। तो यहाँ पर लिखते हैं जीएसटी कितना करके है? जीएसटी बोल रहा है 5% आरसीएम पे, एट द रेट ऑफ 5% ऑन आरसीएम। ठीक है, तो 5% ऑफ कितना हो जाएगा? 5% किस पे जीएसटी देना पड़ेगा? कार हायर चार्जेस और ये वाला, ये जो कार हायर चार्जेस और ये डीजल कॉस्ट जो रिम्बर्स करने वाला है वो कार हायर कंपनी को बोला था ना, तो 1,38,000 प्लस 6 लाख पे 5%। ठीक है, ये 2024 में होगा, तो 7,38,000 इंटू 5% तो 36,900 ये आ जाएगा, 36,900। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट फॉर द ईयर इज 80,40,000 एंड इट विल बी 15% लोअर इन 2024। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 80 लाख 80 करोड़ 40 लाख, 15% से कम हो जाएगा, 15% से कम हो जाएगा। 68,34,0,0,0,0। ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा, बस इसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है व्हाट वुड बी द सेल्स वॉल्यूम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो सेल्स वॉल्यूम जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 का हो जाएगा 4,70,400। मतलब आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वाला 1 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते 1 वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड वाले में देखते हैं क्या बोला है। What would be the quantity of raw material for financial year 2024? Quantity of raw material for financial year 2024। तो raw material का quantity ये रहा 1081,920। तो 1081 मतलब ये वाला डी, ऑप्शन डी। ठीक है, 2 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 में क्या पूछा है देखते हैं। व्हाट वुड बी द कार हायर चार्जेस फॉर 2023। तो कार हायर चार्जेस फॉर 2023 6 लाख है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए 3 का। ठीक है, 4 नंबर में बोला है व्हाट वुड बी द कार हायर चार्जेस फॉर 2024। 2024 में भी 6 लाख है,
2024 में भी 6 लाख है, तो ए। और व्हाट वुड बी द बजटेड प्रॉफिट, बस ये लास्ट प्रॉफिट वाला पूछ रखा है, ठीक है। ये प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। पहला आंसर 4 लाख से, पहला देख लेते हैं, पहला आंसर ए, हम एक बार मैच कर लेते हैं। फिर आंसर है डी, फिर है 3 का ए, 4 का बी होना चाहिए बोल रहा है। 4 का बी होगा क्या, गलत पढ़ लिया मैंने, 4 का बी होगा। बोला है व्हाट वुड बी द कार हायर चार्जेस फॉर 2024, मतलब 7,74,900, 7,74,900, 7,74,900, ये कौन सा आंसर है? 7,74,900 ম্যাম ওই জিএসটিটা তো অ্যাড হবে না। ऐड করেছে না? अच्छा अच्छा, ऐड तो हो गई। तो ये ऐड करने से कितना हो जाएगा? 7,74,000, मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? জিএসটি অ্যাড করলে অত চলে আসছে তো? ডিজেল সিক্স কস্টটাও তো রিimburse হবে, না ওই না জন্যই যে ওই 6 দুটো লাখ অ্যাড 7 করতে লাখ হবে। আর হ্যাঁ এগুলো সব অ্যাড করলে ঠিক আছে। তাহলে এটা হয়ে যাবে আমাদের 7,74,900, मतलब ऑप्शन बी 3 का, ठीक है। और फोर्थ नंबर में हमें बस प्रॉफिट निकालना था, तो आर नंबर में टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट निकालने का मतलब क्या होगा पता है? हमें पूरा रॉ मटेरियल कॉस्ट से लेके रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर वेजेस कॉस्ट और डीजल कॉस्ट, ये सब ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार ऐड करो, देखो रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है, 434, इसको हम लोग इन लाख में डिवाइड कर लेते हैं, तो 43,470, ये देखो हम यहाँ पर लिख के देते हैं 43,470 इन लाख, इसको शॉर्टकट कर लेते हैं, ठीक है। 43,470 और इधर कितना आ जाएगा? 48, कहाँ चला गया? 48, 48,686.40, 48,686.40, ठीक है, प्लस वो लैख हटा के कर रहे हैं और कुछ नहीं। टोटल वेजेस निकाला है 5012280, 50122.80 हो जाएगा, 50122.80, और इधर हो जाएगा 53824.67, 53824.67, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा, इसके बाद पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट है हम लोग का, पावर कॉस्ट टोटल करने से आ जाएगा सेफ्टी मेंटेनेंस, ये पावर कॉस्ट एक तो हो जाएगा 42, ये, और ये हो जाएगा 47। पावर कॉस्ट ये टोटल मिला के कितना होगा? ये रहा 7, और ये हो जाएगा 750। अच्छा, सेफ्टी मेंटेनेंस 60 है। एम्प्लॉय का ये सब मिला के कितना हो जाएगा? मैंने 7 लाख लिख दिया है, हाँ ये 7 लाख, ठीक है। टोटल पावर कॉस्ट और प्रोडक्शन का भी मिला के तो 7 लाख ही तो आ रहा है। ये टोटल पावर कंजम्पशन हुआ है, ये कॉस्ट नहीं है, ये पावर कंजम्पशन है। ये 7 लाख यूनिट था कि कॉस्ट था? 7 लाख यूनिट था कि कॉस्ट था? 7 लाख यूनिट था कि कॉस्ट था? 7 लाख यूनिट्स था, ठीक है। तो ये कॉस्ट नहीं आया, तो पावर यूनिट, ये यूनिट आया है, ठीक है, ये यूनिट आया, ये जो टोटल है ये पावर का यूनिट आया है, तो कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो कितना करके है पावर कॉस्ट? तो ये देखो 42 लाख आया है 7 लाख यूनिट का, मतलब 6 रुपए पर यूनिट करके, तो 6 रुपए पर यूनिट करके कितना हो जाएगा? तो पावर कॉस्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो @6 करके, तो ये हो जाएगा 42 लाख, और इंटू 6 करने से 7,50,400 इंटू 6,
तो ये हो जाएगा 45,024,000, तो 42 और 45,024, 42 और ये हो जाएगा 45,024, और एक सेफ्टी मेंटेनेंस 60 और वो बढ़ के 67.20 हुआ है, ये देखो दिख रहा है 67.20, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डीजल कॉस्ट एक हो गया 1.2, ये वाला, ठीक है। और डीजल कॉस्ट 1.2, और इसका सारा जोड़ के कार हायर चार्जेस 6 लाख, और ये सारा चीज ऐड ऑन करके 6.7 ये जो आंसर आया था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर, उसके हिसाब से 7.749 आ रहा है, मतलब वो टैक्स वगैरह सारा ऐड ऑन करके, ठीक है। और डिप्रिशिएशन 8040, और इधर 6834, तो एक बार टोटल कॉस्ट निकालो कितना आ रहा है, फिर वहीं से रेवेन्यू निकल जाएगा। तो हम 2023 वाला कर रहे, तुम 2024 वाला करो, ठीक है। तो 43,43470 प्लस 50,122.80 प्लस 42 प्लस 60 प्लस 1.2 प्लस 6 प्लस 8040, 101742, और इधर वाला कितना आया, और प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। सेल से लेस कर देंगे 4,20,000। अच्छा, 4,20,000 तो ये टन है, सॉरी, 960, ये लाख हटा देने से 5 जीरो हट जाएगा, मतलब 96600, और ये 96600 माइनस 101742, 5142 लॉस आ रहा है, ठीक है। इधर वाला बोलो कितना आया टोटल। কত আসছে টোটাল? 48,686.40 प्लस 38,53824, 53824.67 प्लस 45.024 प्लस 67.2 प्लस 7.749 प्लस 6834, 1019465.043, और माइनस हो जाएगा ये वाला 1080, इसमें भी 5 जीरो हट जाएगा, माइनस हो जाएगा 108192, 1273, नेगेटिव आ रहा है ये भी, 1273.043, ठीक है। तो सारे कॉस्ट ऐड करके ये आ गए, तो लॉस आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन के हिसाब से ये आ रहा है 2024 का 1273.04, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। तो इस कॉस्ट में मैंने क्या क्या कॉस्ट लिखा है वो वहां चेक करने से समझ जाओगे, 5 जीरो हट जाएगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ये जो है डीजल का कॉस्ट, कार हायर चार्जेस, डिप्रिशिएशन, ये सब मिला के, ठीक है। ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो गया, सिर्फ एमसीक्यू बाकी रहा, वो कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब रिवीजन स्टार्ट होगा तो वहां पहले एमसीक्यू कर लेंगे, या लास्ट में एमसीक्यू इसका कर लेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही कर